नमस्कार। नालंदा टॉकीज में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा एक ऐसा प्रश्न है जिसकी कोई राष्ट्र अनदेखी नहीं कर सकता है, और अगर वो कोई राष्ट्र उसकी अनदेखी करता है तो इसको लेकर वो बहुत बड़ा जोखिम ले रहा होता है। भारतीय राष्ट्र इस समय और एक लगातार निरंतरता में इसको सर्वोच्च प्राथमिकता में रखता है, और इसी पर हम आज बातचीत करेंगे। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में आज विशेष मेहमान मौजूद हैं। RVS मनी जी, स्वागत कीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार। RVS मनी जी के ऐसे तो बहुत सारे परिचय हैं, लेकिन ताज़ा परिचय ये है कि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी पिछले दिनों उनको पद्मश्री से सम्मानित किया है, जो भारत का बहुत बड़ा अवार्ड है। और ये पूर्व नौकरशाह रहे हैं, और आंतरिक सुरक्षा पर इनका जो एक डॉक्यूमेंट है वो लगातार चर्चा में है, और इसको लेकर तमाम विभाग उसको रेफर करते हैं। वो है स्टेटस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। सर, पहला सवाल, राष्ट्र की सुरक्षा के प्रश्न को आप इस समय कैसे देखते हैं? कितने आश्वस्त आप हैं, कितना भरोसा करते हैं कि इस समय राष्ट्र सही हाथों में है? आज की जो सत्ता है, आज की जो सरकार है, आज की जो सरकार जिनके हाथ में है, वो बहुत ही गंभीर रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा को आगे ले जा रहे हैं। उदाहरण तौर पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, कश्मीर एक मूल वजह थी, मूल कारण था जो कई चुनौतियों के लिए, वो राष्ट्रीय सुरक्षा में कई चुनौतियों के लिए उस कश्मीर का एक संस्था थी हुर्रियत। आज वो हुर्रियत को ख़त्म ही कर दिया गया है। आज हुर्रियत के ऑफिस भी ख़त्म कर दिया गया। तो ये पहला, देखिए आप इतिहास पीछे स्वतंत्रता के पश्चात का इतिहास हम पिछले 75 साल के देखें तो अधिकतम मौलिक रूप से कश्मीर से ही कई चुनौतियां आई है। कश्मीर से क्यों आई है? वो विभाजन के समय पे पाकिस्तान जो अलग राज्य बना था, उनसे ये डाइजेस्ट नहीं हुआ। वो ये नहीं वो सोच पाए कि कश्मीर जो है एक लेजिटिमेट तरीके से भारत का एक अंग बन गया है, इंटीग्रल पार्ट है, जो इस वजह से वो कश्मीर से ही हर पीड़ा को, भारत के जितनी पीड़ा का जो ISI के थ्रू जो पीड़ित करना चाहते थे, वो कश्मीर के थ्रू ही प्रथम कदम वहीं से लेते थे। और बाकी जगह तो बाद में आई है, जैसे नक्सल हुआ, फिर पूर्वोत्तर में भी हुआ, हर जगह पे बाद में आई है। परंतु कश्मीर एक मौलिक कारण है, यहाँ से भारत काफ़ी पीड़ित रहा है। और अभी जो 370 के अब्रोगेशन के बाद और कई कदम उठाने, सकारात्मक कदम आने के बाद तत्कालीन सरकार, अभी जो सरकार है, उन्होंने इसको काफ़ी हद तक संभाल लिया है। इसका मौलिक कारण को उन्होंने इसका समाधान कर दिया है। सर, इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन है कि कश्मीर की इतनी बड़ी समस्या पिछली सरकारें भी इसको रिजॉल्व कर सकती थी, ये रिजॉल्व जाकर अब हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में। तो इन दो तरह का जो एक शासन का मॉडल है, इसके अंदर क्या फ़र्क है? जो एक मॉडल रिजॉल्व नहीं कर पा रहा था और एक नया मॉडल आया, उसने रिजॉल्व कर दिया, तो क्या चेंजेस क्या हुआ? चेंजेस तो देखो, हुर्रियत वाले पाकिस्तान के इशारों पे नाचा करते थे। उसके लिए, उसको समाधान करने के लिए यहाँ से वित्तीय तरीके से पैकेज दिया जाया करता था, जो सिर्फ उन्हीं सेपरेटिस्ट अलगाववादी नेताओं के पास, कुछ परिवारों के पास और कुछ ठेकेदारों के पास जो करते थे, इनके पास ज़्यादा पैसा चले जाता। और मूल्य राशि जो है कोई कम नहीं होती थी। कभी 2500 करोड़, तो कभी 5500 करोड़, तो कभी 2600 करोड़, कभी 26,000 करोड़, कभी 80,000 करोड़ तक गया। अब सिर्फ मैं 2005 से आगे देते हुए जा रहा हूँ। उससे पहले जो पैकेजेस गए हैं, स्पेशल पैकेज, विशेष पैकेज गए, वो भी कई बार। और हर जगह क्या होता था, वो लूट मचती थी, और जहाँ पर पैसा राशि खत्म होने लगती थी, वो दोबारा वहाँ पर। तो आतंकवाद एक तरह से प्रॉफिटेबल बिजनेस था, बिल्कुल बिजनेस था। और आप इस संदर्भ में एक चीज़ देखें सर,
जितने भी अलगाववादी नेता थे तत्कालीन, उनका जो प्रॉपर्टी होल्डिंग उस समय पे जो था वो किसी भी अच्छे भले उद्योगपति से ज़्यादा हुआ करता था। हाउस कास्ट दिल्ली में भी थी, जम्मू में भी थी, कश्मीर में भी थी। और इसके बारे में एक बहुत मूल रूप है कि ये सरकार आने के बाद 2014 में आई, 2017 में इन्होंने रेड किया और कई अतुल्य तरीके से राशि इनसे वहाँ से बरामद किया और जो भी कानूनी कार्रवाई थी उसके ऊपर किया था। ये 2017 मई में 7 या 8 मई को उन्होंने रेड्स किए थे और जो रेड करने वाली टीम भी आश्चर्यचकित रह गई कि इतना पैसा लूट के रखा हुआ था उन्होंने। राइट। तो दो अलग तरह के अप्रोचेस थे कि एक अप्रोच था कि हम इनको चलने देंगे और उस जो प्रॉफिटेबल बिजनेस आतंकवाद का उसमें सारे स्टेक होल्डर्स फायदा उठाएंगे, और इस सरकार ने तय किया कि हम इसको रिजॉल्व करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये सबसे पहली बिंदु थी जहां हमें पता चला कि उसी दिन मैंने सोच लिया कि आगे चलते चलते जम्मू एंड कश्मीर का जो भी समस्या है उसका समाधान शीघ्र हो जाएगा। और ये हुआ 2019 5 अगस्त को तो इन्होंने समाधान कर ही दिया। पहला कदम उठाया 370 को अब्रोगेशन का। 370 के आड़ में कई तरीके से अवैधिक गतिविधियां चलती थी और जब भी वो गड़बड़ करते थे, जब भी वो उसमें तो एक उनको इंडियन पीनल कोड ने तत्कालीन रणबीर पीनल कोड और एक पब्लिक सेफ्टी एक्ट जिसके अंदर दंड बहुत कम होती थी और बड़ा आराम से निकल के, इसी तरीके से जितने भी अलगाववादी क्यों जो पाकिस्तान नागरिक जो अवैध तरीके से कश्मीर में रह रहे थे उनके विरुद्ध भी यही कार्रवाई हो सकती थी। मगर 370 का जो अब्रोगेशन है उसके पहले तो उनका वित्तीय जो साधन थे उनको ख़त्म किया। पहले उनका वित्तीय साधन ख़त्म किया, दूसरे स्टेप में उनको जो कानूनी विधि साधन जो विधि से उनको जो मदद मिलती थी उसको इन्होंने ख़त्म किया। तो वहाँ से देखते देखते आज 2019 से लेके आज 7 साल हो गया कश्मीर में। तत्कालीन उसके बाद जाते डीडीसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का इलेक्शन, तो मतलब जनतंत्र को बाद में उन्होंने लाया है, रोल आउट किया है। परंतु आप देखें तो बड़े सिस्टमेटिक तरीके से पहले उनका फंड्स का सोर्स ऑफ फंडिंग को काटो। एक टेररिज्म में एक बड़ा स्लोगन बोलते हैं, फाइनेंस इज दिस लाइफ लाइन ऑफ टेररिज्म। उसको पहले काटा, उसको काटने के बाद लीगल जो इनकी प्रोटेक्शन थी उसको रिलीगेट किया। उसके बाद जनतंत्र को जनता का क्या राय है, क्योंकि अच्छे जब शांति का माहौल बन गया था तो अच्छे माहौल में उन्होंने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल फिर उसको आगे ले जाते हुए हर चीज़ को किया और आज काफ़ी हद तक शांति बहाल है। पर्यटन आ रहे हैं, लोग बाग भी जा रहे हैं और काफ़ी ठीक माहौल है और एजुकेशनल और हर हेल्थ सर्विसेज वगैरह भी इम्प्रूव हो रही है, जो मूल रूप है एक जनतंत्र में एक जनता के सेवा के लिए, जनता का जो होती है जो सेवा होती है उसके लिए ये सब चीज़ें आगे बढ़ रही है। सर, आपने जो टेरर का एक और दूसरा चेहरा है नक्सलवाद, जिसने कि भारत को बहुत लंबे समय से परेशान किया, लेट 60s से लेकर बहुत लंबे समय तक, ये इशू भी इसी दौरान रिजॉल्व हुआ है। तो इसमें इंडियन स्टेट की क्या स्ट्रेटजी थी जिसने कि इस इतनी पुरानी लिंगरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व किया? ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी थी और ये सॉल्व कैसे हुआ? देखिए 1960 से लेके 1980 का दशक तक नक्सल, देखो 1960 के दशक में बहुत बड़ा गंभीर समस्या थी, परंतु वो किसी तरीके से अपने आप ही ख़त्म हो चुका था। जब फॉरेन बैक्ड जब शुरू हुआ था, जो विदेशी ताकतों के द्वारा इनको सपोर्ट मिलना शुरू हुआ था, ये 1990s में हुआ था। PUCL, PUDR वगैरह करके ये सब अपना ह्यूमन राइट्स के आड़ में आके उन्होंने एंटर किया। शुरुआत किया तेलंगाना से, आज जो तेलंगाना स्टेट है वो आंध्र प्रदेश में होता था, नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश से, फिर वो फैलता गया। अब तेलंगाना में क्या हुआ, अलीपिरी में तत्कालीन चीफ मिनिस्टर के ऊपर अटैक हुआ था नक्सल का जी। तो उसके बाद उन्होंने शुरू किया था, परंतु जब नई सरकार आई थी 2004 में तो उन्होंने उन्हीं नक्सलों को क्षमा देने का प्रयास किया था। फिर आगे देते हुए वहाँ कुछ बहुत ही
यशस्वी अधिकारी थे, मिस्टर SS यादव, तिरुमला राव के एक थे, उन्होंने अपने ऊपर चुनौती लेते ऑपरेशन ग्रे हाउंड्स करके नक्सलवादियों को आंध्र प्रदेश से हटा दिया। इसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि ये बाकी स्टेट छत्तीसगढ़ और बाकी जगह महाराष्ट्र, गढ़चिरौली और झारखंड तक चले गए। देखो इसका जो ताकत का जो बाहर का जो एजेंडा था कार्यसूची के हिसाब से, पशुपति से तिरुपति तक उनका एजेंडा था, परंतु आंध्र प्रदेश से हटने के बाद वो लोग उधर स्पिल ओवर हो गए। छत्तीसगढ़ में बहुत ही ज़्यादा हुआ था क्योंकि कुछ विकास की कमी थी और रीच आउट नहीं हो रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोग्राम, और एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति बनी थी, उसमें कुछ नक्सलवादियों के जीवन साथी सिंपथाइज के जीवन साथी उसमें सदस्य बन के बैठ के एक तरीके का भारत का जो नीति को वहाँ का छत्तीसगढ़ का नक्सल को समाधान करने के लिए बना ही नहीं रहता था। और ऊपर से कुछ बड़े बड़े लोग और भी इंटेलेक्चुअल थिंकर्स वगैरह उसके साथ जुड़ के काफ़ी कुछ किया, इस वजह से समाधान हो नहीं पाया। एक तो बात ये है, और दूसरी बात है कि एक तो ये नीति के लेवल पे है, जो सुरक्षा बल जाते थे उस सुरक्षा बल के पास पुराने ज़माने का आप CRPF का बसेस देखते तो बहुत ही रैमशैकल हुआ करते थे। ये 2014 के बाद जो भी बसेस वगैरह हैं उसमें क्या होता है, तो पुराने ज़माने के बसेस में जैसे ही काउंटर अटैक होता है, सुकमा में अटैक हुआ और भी जगह कटा हुआ, तो जब तक उसका रिएक्शन टाइम 3 मिनट में काफ़ी क्षति हो जाती थी, परंतु उसको एड्रेस करते हुए गृह मंत्री ने पर्सनली टास्क लिया, मॉडर्नाइजेशन किया, मॉडर्न इक्विपमेंट्स किए, मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम किए, और रिएक्शन टाइम जो वो 3 मिनट या 2 मिनट बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, उसको उन्होंने तरीके से एड्रेस किया। पुराने टाइम पे जो चिदम्बरम साहब ने तो ये बता दिया कि कमांड बटालियंस फॉर रेसोल्यूट एक्शन, कोबरा, मगर वो रेसोल्यूट एक्शन के लिए जो साधन चाहिए थे, जो संसाधन चाहिए थे, वो अमित शाह जी ने दिया। क्योंकि अगर कमांड ऑपरेशन अगर रेसोल्यूट एक्शन के लिए चाहिए तो आपको साधन चाहिए, साधन भी उस तरीके का चाहिए, वो आज का वर्तमान सरकार के लोग हैं उन्होंने प्रोवाइड किया। इसलिए अब बाद में एक समय यह आ गया था कि नक्सलवादी खुद आके शरणागति भरना चाहते थे। जी। तो ये नक्सल का एक बड़ा हिस्ट्री है। मैंने अपने किताब में एक और वो इम्पोर्टेंट चीज़ लिखा कि पॉलिटिकल प्रेशर इतनी होती थी कि जब किसी भी गढ़चिरौली में कुछ लोगों के, कुछ कांस्टेबल्स के आर्म्स छीन लिए गए थे, तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बदले उन्होंने उसको रजिस्टर ही नहीं किया। इस पर इसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि वो जो आर्म्स जो है हमारे CRPF के अगेंस्ट यूज़ होते थे, ये सब चीज़ ख़त्म किया, और ये सराहनीय काम है। गृह मंत्री को इस काम के लिए बहुत बहुत ही बधाई देता हूँ कि इतना अच्छा काम। और देखिए नस पकड़ के कि भाई साधन नहीं होगा तो लड़ेगा कैसे। तो इसलिए पहले तो फ्लाइट वगैरह के एयर हेलीकॉप्टर वगैरह नहीं थे, हर साधन अब उपलब्ध है। तो ये दो प्रॉब्लम तो एक तरह से लगभग आज की तारीख में रिजॉल्व है, J&K का जो प्रॉब्लम है और नक्सल है। एक तीसरी प्रॉब्लम सर जो थी, हम लोग बचपन में सुनते थे और अब वो लगभग खत्म हो गई है। एक दो पॉइंट हैं वहाँ पर अभी पेन पॉइंट्स हैं, लेकिन जनरली नॉर्थ ईस्ट भी हम इस समय लगभग अपेक्षाकृत कंपेरेटिव एटलीस्ट हम पीसफुल फेज में जा चुके हैं। उसको लेकर आपकी क्या दृष्टि है, क्या विजन है सर? देखिए 1996 वगैरह में नॉर्थ ईस्ट में जैसे नागालैंड ले लें, वो 2 गुट होते थे, IM और कपलंग के जो है, वो आपस में लड़ते रहते थे, किसी को लूट कर दिया, किसी को शूट कर दिया, ऐसे तो रंगदारी ख़त्म हो गई, वो सब होती थी। अब वो सब चीज़ें काफ़ी सीमा तक निकल चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, अब वो है ही नहीं। असम इज़ वेरी पीसफुल। इनफैक्ट असम तो विकास के तरफ इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि आज वेस्ट बंगाल और अन्य राज्य से आगे जा रहा है रेट ऑफ ग्रोथ। वहाँ तो सारी अच्छी खबरें ही आती हैं, जो मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन या नया इन्वेस्टमेंट, इस तरह की खबरें। सेमीकंडक्टर वगैरह का सेंटर बन रहा है, लुक ईस्ट पॉलिसी है। मिजोरम में अपना एक गरिमा बना रखा है, वो खड़े हुए हैं। देखिए मेघालय में भी
बड़े जो सीएम का खुद का इन्वॉल्वमेंट है काफ़ी अच्छा है, वो भी काफ़ी अच्छा लीडरशिप दे रहे हैं। अरुणाचल में भी बहुत अच्छा चल रहा है। अरुणाचल में तो इनफैक्ट वहाँ पर भी विकास भी बहुत अच्छी तेज रफ्तार से चल रहा है, और सिक्किम तो हमेशा ही शांतिपूर्ण रहा है। तो सर ये एक चीज मैं यहाँ पर एक मेरे लिए एक पजल है कि आज से कुछ साल पहले देश जो था वो आतंकवाद के 3 शेड्स से मुकाबला कर रहा था। एक तो J&K वगैरह से, और वो एक जो कि इस्लामिक टेरर है वहाँ से वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था। दूसरा आतंकवाद नक्सलवाद का था, और एक नॉर्थ ईस्ट में जो उत्पात था। जब सब पूरा देश इन चीज़ों से परेशान था, उस समय ऐसा क्या हुआ कि उस समय की सरकार और मीडिया का एक हिस्सा हिंदू टेरर, भगवा टेरर, ये सब क्या हुआ क्या था दरअसल, ये क्या कहानी थी, प्रॉब्लम कहीं से आ रही है और एड्रेस कुछ और करने की कोशिश हो रही है? ये सच्चाई से मुंह मोड़ रही थी सरकार, सीधी सी बात, सत्य बोले तो वो सच्चाई से मुंह मोड़ के कुछ अपना राजनीतिक लाभ उठाने के चक्कर में, क्योंकि एक पर्टिकुलर आपने जो बोला था वो समुदाय एक साथ वोट करेगा, उनको तुष्टीकरण के चक्कर में जो ऑनेस्ट थे, जो निरपराधी थे, उनके ऊपर आरोप लगा के उनको 15 साल तक 12 साल तक, वो कौन थे? देखिए जैसे आर्मी ऑफिसर थे, इंटेलिजेंस के ऑफिसर थे, वो इंटेलिजेंस के ऑफिसर तो बहुत ही यशस्वी थे, और उसमें एक षड्यंत्र है। मैं देखता हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल है सर, कि देखिए वो जो 34 साल के लेफ्टिनेंट कर्नल थे, सिलेक्शन ग्रेड बनते बनते वो कोर कमांडर बनते, मगर उसका जो डिस्टर्ब करके उनका जो कैरियर को, उनके जो गति को जो ख़त्म किया ताकि वो LG तक, लेफ्टिनेंट गवर्नर तक, जनरल तक ना पहुंच पाए, उसके अंदर एक षड्यंत्र देखता हूँ। वो पाकिस्तान से भी प्लांट हुआ हो सकता है। हाँ, एक अच्छा अफसर अगर खत्म कर दिया, 3 स्टार 4 स्टार जनरल नहीं बनता है तो पड़ोसियों को फायदा है। वो एक षड्यंत्र मैं मेरे निजी तौर से देखता हूँ कि वो एक षड्यंत्र था, क्योंकि तत्कालीन ऐसे कई इंडिया इंसर्जेंट्स जो नॉर्थ ईस्ट की आप बात कर रहे हैं, बांग्लादेश में पनाह लेते थे। ये रिकॉर्ड में है, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में मिलेगा। परंतु कभी भी टर्स तरीके से बांग्लादेश के साथ इस इश्यू को टेकअप नहीं किया गया। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और पाकिस्तान से ISI स्पॉन्सर्ड आतंकवादी हमले होते थे। ये भी पार्लियामेंट के क्वेश्चन भी प्रश्नोत्तर में किया गया है, परंतु इसके ऊपर फिर भी हम उनसे टॉक्स करते थे, और उनको कभी ये डिमार्च नहीं दिया कि देखो भाई तुम्हारे टेरर, तुम्हारे लोग यहाँ पर टेरर फैला रहे हैं। अब जैसे ये जो पठानकोट के बात किया, वो आके हमारी सारी चीज़ें इंस्पेक्शन कर गए, तो तुम्हारे नंबर आए तो वो मुकर गए। तो पाकिस्तान की अनरिलायबिलिटी तो रही है, हमेशा रही है। तो ऐसे सच लोगों से अभी भी एक तबका, अभी जो आप मीडिया की बात कर रहे थे और वेस्टर्न इंटरेस्ट की, अभी भी एक चाहते हैं कि बात करना चाहते हैं, मगर बात करना फीसिबल है क्या? आप पाकिस्तान के ऊपर रिलाई कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि इतिहास इसका साक्षी है कि पाकिस्तान के पास जब भी रिलाई क्या करना, जब भी उनका हमारा ऊपरी अधिकार, सर्वोपरि अधिकारी वगैरह वहाँ जाते हैं, तो पाकिस्तान इंडिया के अंदर कुछ ना कुछ हरकत करता है। राइट। जैसे 26/11 के टाइम पे भी इंडियन यूनियन होम सेक्रेटरी वहाँ फंस गए थे। हैं? तो ऐसे हमेशा वो करते हैं। एक और बार जब होम मिनिस्टर गए थे तो ये कश्मीर में उन्होंने शुरू किया था। तो ऐसे बिल्कुल खराब एक्सपीरियंस हमारे, बातचीत जब भी हम करते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही आ जाती है। तो इसीलिए पाकिस्तान से हम वार्तालाप ना करने से अच्छा उनको तरीके से समझाएं कि भाई ऐसा नहीं चलेगा। अब बांग्लादेश से भी यही कहा जाए कि तुम्हें मेडिकल वीज़ा चाहिए, तुम्हारे लोगों को हमारे हेल्थ सर्विसेज का बेनिफिट चाहिए, तो आप हमारे साथ मैत्री की तरह रहें, शत्रु की तरह ना रहें। अपना दृष्टिकोण मैत्री वाली रखें, शत्रु वाली दृष्टिकोण ना रखें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यस। और सर ये जैसे आप जब होम मिनिस्ट्री में रहे और आप बहुत इंपॉर्टेंट डेस्क पर वहाँ थे, इंटरनल सिक्योरिटी का देख रहे थे, तो जिस तरह से जो रियल चैलेंजेज हैं उसकी जगह पर जिस तरह से भगवा टेरर, हिंदू टेरर वगैरह करने की जो कोशिश हो रही थी, तो ये पूरा प्रोसेस जो हुआ उसमें आपका कहना है कि वो एक इलेक्टोरल और पॉलिटिकल वजहों से वो हुआ होगा, लेकिन उस समय एक्चुअली चल क्या रहा था? मतलब आप जिस स्ट्रक्चर में उस समय थे, उस समय चीज़ें हो क्या रही थी वहाँ पर? क्योंकि इसको समझना इसलिए भी हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हम दोबारा वहाँ पर उस
जगह पर ना पहुंचे, इसके लिए इसमें लर्निंग्स भी होनी चाहिए। अवश्य लर्निंग होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं सबसे उत्तम उदाहरन देता हूँ इशरत जहान केस में। राइट। पहला हलफनामा वचन पत्र मेरे तरफ से जो मैंने जो मसौदा बना था, थोड़ा बहुत 19-20 मेरे वरिष्ठ अधिकारियों ने संशोधन किया, उसके बाद चिदम्बरम जी ने खुद अनुमोदन किया था, उसके बाद ही 6 अगस्त का जो हलफनामा जो है कोर्ट में फाइल हुई थी। ठीक है। उसके बाद जब ये कहीं बात पकड़ी सितंबर में, तो सितंबर में उनको ये एहसास हुआ था कि इससे तो पॉलिटिकल सुसाइड है, इसको बदलो। तो क्या हुआ, जो भी ऐसे काम करते थे वो मिनिस्टर अपने लेवल पे ही, उसमें होम सेक्रेटरी ने खुद कहा कि द सेकंड एफिडेविट वाज नॉट फाइल्ड एट माय लेवल। तो जो ऐसे काम करने के लिए वो फिर क्या सेक्रेटेरिएट से ही कार्य छीन के पॉलिटिकल क्लास ने अपने हाथ में ले लिया उस समय। बाटला हाउस केस में, बाटला हाउस केस में तत्कालीन जब ये हुआ था ये हादसा, होम मिनिस्टर किसी टेक्निकल ड्यूटी को इनाग्रेट करने के लिए पुलिस हेडक्वार्टर्स में थे। उनको मिनट का मिनट उनको संज्ञान जा रही थी कि भाई ये ऐसा हो रहा है। उसके बाद अब तो मैं, अब निधन हो गया तो उनके बारे में बुरा शब्द नहीं बोलते, परंतु वो फिर भी कुछ बोल सकते थे कि मुझे अवगत है ये क्रॉस फायर है, ये कोई एनकाउंटर नहीं है, जो भी इन्होंने मारा है उन्होंने पहले मारा है, मोहन सेन शर्मा ऐसे भरा था। उस झूठ को एक कोर्ट, इसका कोर्ट तक जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अमूल्य पटनायक स्पेशल कमिश्नर पुलिस थे दिल्ली पुलिस के, उन्होंने अपने क्राइम्स के उन्होंने अपने एक इंक्वायरी में भी यही चीज़ साबित किया था, साक्ष्य और फॉरेंसिक परिणामों के साथ। उसके बाद भी पॉलिटिकल लोग कहते लगे कि जैसे कोई आदमी कहने लगा कि सोनिया मैडम को नींद नहीं आई, मैं कुछ नहीं बोलता। उसमें कि स्टेटमेंट आया था, ये पब्लिक स्टेटमेंट है। यस, ठीक है। तो ऐसे चलते चलते उसको सियासत करने का पूरा प्रयास किया गया था, जो ठीक नहीं था। ये जो आंतरिक सुरक्षा में ऐसे सियासत जो है वो देश की नींव को खराब करती है, देश के जो सांप्रदायिक एकता है, एकीकरण है, सांप्रदायिक यूनिफॉर्मिटी को खराब करती है। तो इसके ऊपर ना होनी चाहिए, यही मेरा सबमिशन है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मतलब पॉलिटिक्स चलती रहे, लेकिन एटलीस्ट नेशनल सिक्योरिटी और जो ये सब इश्यूज हैं इसको उससे थोड़ा अलग रखना चाहिए। वो जो फ्रेमवर्क है, ब्यूरोक्रेसी है और जो सिस्टम है उससे वो हैंडल होना चाहिए था। ये इसमें कहीं ना कहीं उस दौरान कमी थी और इस वजह से इतनी प्रॉब्लम थी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। अब देखिए सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, अब हम लगभग सुरक्षित भारत की तरफ बढ़ चुके हैं। काफ़ी कदम आगे। देखो सुरक्षित भारत 100% प्लेटफॉर्म दे दिया है। पहले CCTNS है उसको, अब पहले CCTNS में सिर्फ क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क होता था, अब जो क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम में भी हैं जो यहाँ से हट जाते हैं उनके IOJS के इंडियन जुडिशल सिस्टम कह के एक डाला है। तो उनके बायोमेट्रिक्स वगैरह रहेंगे तो आप ट्रैक कर लेंगे कि कोई जैसे पैरोल जंप करता है जाके दोबारा क्राइम करता है तो आइरिस से या फिंगरप्रिंट से वापस DNA से बड़ा रोबस्ट सिस्टम बनाए, वर्तमान गृह मंत्री के कार्यकाल में ही हुआ है। तो ऐसे कई चीजें पहले हम लोग इसको फिल्मों में या फिक्शन में या वेस्टर्न कंट्रीज में ही ये देखते थे और उन लोगों ने इसको रिजॉल्व कर लिया। हम अब जाके इसको कर पा रहे हैं। अभी ये है कि NCRB जैसे संस्था के साथ वेस्टर्न कंट्री भी कई बार ट्रेनिंग में आते हैं, इतने रोबस्ट उन्होंने, वही इंस्टीट्यूशन है, वही कार्य करने वाले हैं, परंतु उस वक्त नेतृत्व की थोड़ी नेतृत्व का जो फोकस था वो थोड़ा कम था, वो सियासत में ज़्यादा था और इसमें कम था, सब्सटेंटिव इश्यूज में कम था। एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है सर, जो अमेरिका और यूरोप ने भी हैंडल किया, भारत में कैसे हैंडल होगा ये देखना होगा कि जब सेफ्टी और सिक्योरिटी इशू आता है तो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने अपना प्राइवेसी या कुछ राइट्स लोगों ने सीड किए कि ठीक है हम चूँकि सुरक्षा सबसे इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली ट्विन टावर अटैक के बाद उन्होंने कहा कि हम अपनी जो प्राइवेसी है वो थोड़ा सा पीछे हटते हैं, स्टेट को कुछ पावर देते हैं और वो हमें
सेफ्टी और सिक्योरिटी दे। भारत में ये इशू कैसे रिजॉल्व होगा? ये देखिए 9/11 के बाद यूएसए में भी हुआ, 11 जून 2005 के बाद यूके में भी हुआ। और यूके में न केवल उसके अलावा यूके का टेरर लॉ में तो प्रोपेगेंडा वगैरह को भी उन्होंने रोकने की कोशिश की। अभी देखिए प्रोपेगेंडा में चलते चलते उन दिनों तो यूट्यूब और सोशल मीडिया इतना था नहीं, अब तो वो भी एक प्रोपेगेंडा का साधन हो गया। तो अब बहुत कुछ तो सेक्शन 66A के आईटी एक्ट के अंदर 2018 में रूल्स नोटिफाई करके किया है, कुछ उसके बाद कुछ संशोधन लाए हैं, यूएपीए में भी काफ़ी संशोधन किया है, परंतु अभी बहुत एरिया अनकवर्ड है। लीगल फ्रेमवर्क देने के लिए, एनेबलिंग फ्रेमवर्क देने के लिए कि भाई, और उसमें कुछ तो जैसे वहाँ पर यूएस ने आपने कहा था नागरिक खुद ही जाके अपना सरेंडर किए हैं अपने राइट्स, थोड़ा यहाँ पर वो एटीट्यूड की ज़रूरत है कि हमें अपना सरकार को, अपना सरकार, देखो मुझ में और मेरे सरकार में कोई भी अंतर नहीं है, ऐसा सोचना चाहिए। पर्पस के लेवल पे पर्पस एक है ना, पर्पस एक है, हम दोनों एक ही तरीके से एक ही एजेंडा से काम कर रहे हैं, वो फीलिंग लाना जरूरी है। तो चलिए सर, लेट्स होप कि ये सब रिजॉल्व होगा और आपका जो एक प्रोजेक्ट था और आपने बहुत साहस के साथ उस समय राष्ट्र के पक्ष में आप खड़े हो पाए थे, आपके साहस को सारा राष्ट्र नमन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए। नमस्ते।